हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द मैथ विजन और हमारे विश्वास बैच के पहले लेक्चर में। मेरा नाम अभिनंदन कुमार और आज से हम शुरू करने जाने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की हिंदी की तैयारी, वो भी क्रैश कोर्स के साथ। और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रेडी है तो चलिए किताबों की ओर। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। इनका लेखक ललिन बिलोचन शर्मा है। तो चलिए कहानी जानते हैं क्या क्या है। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत। लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। पटना बदरघाट में हुआ था। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। तो जानते हैं आप इनके बारे में। चलिए तो इनके बारे में जानते हैं। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वह जन्म जन्म भोजपुरी भाषाई थे। वह दर्शन और संस्कृत के विख्यात विद्वान महाध्यापक पंडित राम अवतार शर्मा के पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा और उनके व्यक्तिगत निर्माण के पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृति और हिंदी में एमए किया। यह हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। तो चलिए अब कहानी की ओर। 20 के दांत।
यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजाला करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक सद्भाव है, वैसे ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशा भी है। आर्थिक कारणों में मध्यम वर्ग के भीतर की एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है। यानी सेन साहब के फैमिली के बारे में बोला जा रहा है, जो अपनी महाकक्षाओं और संवेदनशील के भीतर लिंग भेद और कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशे निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है। मतलब सेन साहब है जो ऊंच नीच, और एक नौकर उनका जिनका गिरधर, जो इनके यहाँ नौकर का काम करता है, जो अनेक तरह की थोपी गई बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के संघर्ष है। तो जानते हैं विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यानी इनका सेन साहब का एक मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यानी गाड़ी का बरसाती जानबे करते हैं, जो ऊपर से ढका हुआ होता है। काली चमकती हुई स्ट्रीम इंड जैसे कोयले घोंसले में से कब उड़ जाए। यानी काली चमकती हुई स्ट्रीम इंड जैसे कोयले घोंसले से कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज था। यानी सेन साहब को उस कार पर, गाड़ी पर नाज था। जैसे नहीं होता है फैमिली में बोलता है सब से हमारे ये बेटे पे नाज है, यानी ये कुछ करेगा, वैसे ही सेन साहब को अपनी कार पे नाज था। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 में आई है। कितना में आई थी उनका कार? 7,500 में। मोटर कार का दाम 7,500 में आई थी वो। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। यानी कार का लुक था जो काला था, यानी ब्लैक में कार था। और बोल रहे चमक ऐसी थी कि अपना मुंह देख लो। यानी उसमें चमक, काला में तो देखबे करते हैं, अपना भेष सब उसमें देख सकते हैं। कहीं एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत हो समझो। यानी कहीं भी एक भी धब्बा लग जाता था तो सोफर जो काम करने वाला आता था उसको डांट उठ सुनाते थे वो। मैम साहब की सख्त तकदीर है, खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। यानी सेन साहब बोल रहे हैं कि खोखा खोखी गाड़ी के पास न भटके आए। यानी वो देखते हैं कोई भी चीज़ आता है घर में, नए नए में तो बोला जाता है बच्चा लोग को वहाँ जाने नहीं देना, नहीं तो तोड़ ताड़ देगा। इस तरह ही सेन साहब बोल रहे थे कि मोटर कार के पास खोखा खोखी को भटकते यानी ना जाने दे उधर। लड़कियों तो 5 बड़ी सुशील है। सेन साहब की कितनी बेटी थी पूछ देगा तो 5 बेटी थी। लड़की 5 थी, लड़कियां तो 5 की 5 बड़ी सुशील थी। उनकी मतलब 5 उनके पास बेटी थी। 5 ठहरी वो भी 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। यानी उनका
जैसे संस्कार होता है कोई बच्चा को, वैसे उसका संस्कार बहुत अच्छा था। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी इन्हीं ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। यानी सेन साहब उनको कठपुतली जैसे नहीं होता है अपने ऑडियो पर नचाने वाला बात, वैसे ही सेन साहब उनको अपने बेटियों को क्या क्या नहीं करना है वो सब बताए हुए, बट क्या क्या करना है वो सेन साहब अपने बच्चियों को नहीं बोलता, यानी कठपुतली है। तो सेन साहब क्या बोले, लड़कियां कठपुतली है। और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है, यानी लड़कियां क्या है, कठपुतली, और उनके माता पिता का गर्व है इस पे। वह कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, यानी उसको पहले से ही सिखाया गया है कि कोई सामान नहीं तोड़ना दे ये सब। तो सेन साहब को इस पे गर्व है। वह दौड़ती है और खेलती है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। यानी सेन साहब की जो पांचों लड़की है वो दौड़ती है और खेलती है ओनली सिर्फ शाम में, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह बात उनकी सेहत के लिए जरूरी है। और उसको सिखाया गया है कि ये जो खेलती हो कूदती हो और जो संस्कार यानी जो सिखाया गया है वो तुम्हारे सेहत के लिए जरूरी है। वह ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनके कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। यानी वो अपने मुंह पर ऐसा स्माइल ला सकते हैं, यानी होता है ना कोई बच्चे को संस्कार ऐसा दिया जाता है, गांव घर में देखते कोई बढ़िया सा बच्चा आ गया तो सब उसी को जैसे बात करता है तो उसी को देखता है, यानी उसका संस्कार अच्छा है। तो ऐसे ही सेन साहब की बच्चियों का भी संस्कार अच्छा था, यानी सोसाइटी के भी लोग वो हंसती थी तो देखने के लिए सब देखते रहा जाता था उसके। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं, यानी कभी उसको हंसते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां है, अब फूल का गमला तोड़ने के लिए भी बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी सेन साहब पहले ही वो अपने बेटियों को सिखाए हुए थे कि ये काम तुम नहीं करोगे, ये काम नहीं, तो उसको मोटर कार से कोई खतरा सेन साहब के बेटियों से नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, यानी खोखा के बारे में मेन अब इस चैप्टर में खोखा के बारे में ही जानिएगा, और लिंग भेद यानी ऊंच नीच के बारे में सेन साहब जो ऊंच नीच यानी लिंग भेदभाव करते हैं, और खोखा के बारे में ये चैप्टर यानी 20 के दांत में आप जानिएगा। लेकिन खोखा भी तो है, यानी सेन साहब का एक बेटा भी था, 5 लड़की थी और एक बेटा था जिसका नाम यानी 5 बेटी और एक लड़का था उनके। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, यानी 5 लड़कियों से वो छोटा है। खोखा उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यानी खोखा का जन्म बुढ़ापे में यानी 5 लड़कियों के बाद हुआ था, यानी सेन साहब को बुढ़ापे में खोखा का जन्म हुआ था, यानी बुढ़ापों का तारा है। यह नहीं कि मैसेज सेंस अपना और बुढ़ापे की कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने की तैयार हो, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते, यानी सेन साहब सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है, खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों
को बाकी नहीं रह गई थी। यानी खोखा का जन्म, यानी सेन साहब और उनके परिवार, सेन साहब को कोई उम्मीद नहीं था कि अब मेरे बेटा होगा। यानी वो बुढ़ापे में हुआ, इसलिए खोखा पर उनको गर्व है। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यानी खोखा सब चीज़ में अपवाद जानते, जैसे आपको मना कर दिया, जैसे ए बउआ तुम ये नहीं करना, फिर भी तुम वही जाके करोगे, तो ये अपवाद में आता है। तो ऐसे ही खोखा को कोई भी कानून ये फॉलो नहीं करता था, यानी जीवन के मामले में वो अपवाद था। यह संभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से ही, यानी वो घर के मामले में अपवाद तो था ही, लेकिन वो मोटर कार के मामले में भी अपवाद वो था, खोखा। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो, यानी पांचों बेटियों का नाम कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। यानी सेन साहब की पांचों बेटी, जिसका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उसके लिए घर में अलग नियम थे। यानी बेटियों के लिए घर में अलग नियम थे सेन साहब के। दूसरी तरह की शिक्षा थी, यानी उनकी शिक्षा भी अलग थी। और खोखा के लिए अलग। दूसरे कहने के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। यानी सेन साहब के बेटियों के लिए अलग नियम थे, अलग कानून थे और शिक्षा भी अलग थे, बट खोखा के लिए नियम अलग थे, शिक्षा अलग थे। यानी भेदभाव, लड़की और लड़का में वो भेदभाव करते थे। एक को बढ़िया सा, जहाँ खोखा एक बदमाश था, फिर भी उसको कोई कुछ नहीं बोलता था, बट लड़की सब पांचों का पांचों सुशील थी, फिर भी उसको अलग क्या शिक्षा, उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब किया गया। यानी भेदभाव कर रहे थे सेन साहब। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। यानी खोखा बदमाश है, फिर भी सेन साहब क्या बोले, अपने बाप का बेटा ठहरा। उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते। यानी वो बदमाशी कर रहा है और सेन साहब को लौक रहा है से वो इंजीनियर बनेगा। यानी इंजीनियर का गुण अभी से उसमें लौक रहा है, बोल रहा है अभी से इसके लक्षण दिखाई पड़ते, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही है। यानी देखिए, वो एक तो बदमाश है और सेन साहब को लग रहा है से इसमें इंजीनियर का अभी से ही गुण पाया है और इसको अभी से ही ट्रेनिंग सेन साहब देने लगे। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मोलकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेंगे, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी सेन साहब वो अपने खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, बिजनेसमैन इंजीनियर।
यानी सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन इंजीनियर। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया, यानी खोखा का उम्र कितना था? 5 साल। यानी खोखा 5 साल का हो गया था। उसे कीडर गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है। यानी सेन साहब को उनके जो दोस्त लोग आते थे उन खोखा को बोला, यानी खोखा के बारे में बोले सेन साहब को उनके दोस्त से, इसे खोखा को कीडर गार्डन स्कूल में भेज दो। तो सेन साहब क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। यानी कारखाने में जो उनके गैरेज था सेन साहब को, तो सेन साहब को उनके दोस्त बोला से कीडर गार्डन स्कूल में खोखा को भेज दीजिए, बट सेन साहब ने बोले इसका इंतजाम सेन साहब अपने घर पे ही किए। जो बढ़ई आता था उसको बोले से खोखा के साथ 1-2 घंटा ठोक पीट कर लीजिए, जो भी कुछ सीख ले। इससे बच्चे की उंगलियां अभी तो औजारों से वाकिफ हो जाए। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाक़या है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। यानी ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त गपशप कर रहे थे बैठे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उसका लड़का भी था, जो एक तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। यानी अखबार नवीस के एक बेटे थे, यानी सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, वो अखबार नवीस यानी पेपर बेचते थे। उनका बेटा था तो खोखा से भी छोटा, बट उसमें संस्कार बहुत उभरता हुआ दिखाई देता था। यानी वो अच्छा लड़का रहा होगा खोखा से। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। यानी देखते हैं घर परिवार में, देखिएगा जब बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर जुड़ते हैं तो कोई बच्चा का टॉपिक उखड़ गया तो नहीं बोलता है मेरा बेटा नालायक है, कोई बोलता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ऐसे ही अखबार नवीस के बेटे पर उसके संस्कार को देखकर कोई ने तारीफ कर दिया कि लड़का बहुत अच्छा है। और उन सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया। यानी सेन साहब ने पत्रकार महोदय की ओर बोलते हुए शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यानी पत्रकार महोदय को सेन साहब बोलते हैं हम तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। और वे भी बातें दोहराते हुए कहते हैं। पत्रकार महोदय चुपकाते रहे। जब उसमें फिर से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि यह जेंटलमैन जरूर बने। यानी खोखा के बारे में पूछा तो सेन साहब बोले हम इसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बाकी पत्रकार महोदय से पूछा गया से आप बेटा को क्या बनाना चाहते हैं,
तो उन्होंने जवाब दिया क्या, जेंटल, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है। यानी पत्रकार महोदय अपने बेटे के बारे में बोले, हम पहले सोचते जेंटलमैन बने और जो कुछ करे वो अपना मन, उसका मन, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के स्पष्ट और प्रक्षेप व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। यानी वो अपने बेटा को तारीफ किए तो सेन साहब वहीं पर ऐंठने लगे, यानी टेढ़ होने लगे। तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। यानी बाहर से शोरगुल सुनाई दिया तो सेन साहब बाहर निकलने की, और तो उतने में जो उनके दोस्त में आए हुए थे वो भी जाने के लिए रेडी हो गए और उनके साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। यानी बाहर में सेन साहब का सोफर जो कार चलाता होगा जाए या जो साफिन उफिन मारता है वो बाहर में किसी औरत से उलझते हुए उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटकता था। यानी सेन साहब का जो सोफर था, बाहर में एक औरत थी, उससे वो मुंह लगा रहा था, बट जो वो औरत का बच्चा था 5-6 साल का, वो सोफर की ओर हाथ झपटक यानी मारना चाह रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहमत हो गई। यानी सेन साहब से वो डर रही होगी इसलिए वो सहमत हो गई। सोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर आदम के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। यानी वो लड़का का नाम मदन था। तो और सोफर ने क्या बोला सेन साहब को, सेन साहब की ओर जाकर कि देखिए साहब, मदन ने गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। यानी सेन साहब को बोला है सोफर की गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा। यानी सोफर ने मना किया तो वो मदन बोला जा जा। मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। यानी जब सोफर मदन को अलग किया गाड़ी से तो उस पर मदन उसको सोफर को मारने की ओर दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खाम खाम मुझे उलझ रही थी। यानी सोफर, एक तो मदन गलती किया और इस पर से सोफर था जो मदन को अलग कर दिया, तो उसकी माँ आकर उसी पे यानी बोलने लगी, खाम खाम उलझने लगी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी। यानी मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। यानी सेन साहब को देखी होगी मदन की माँ गुस्सा में होंगे, इसलिए वो उसके मुंह चुप का चुप ही ओठ सटाई रह गया। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना। यानी सेन साहब मदन की माँ को बोला, मदन को ले जाओ, वह फिर ऐसे हरकत ना करे। यानी उनकी माँ को बोला था सेन साहब, उनके मदन के माँ को बोला था फिर ऐसे हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी मदन को बाएं घुटने में उनकी खून बह रहा था, वो पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था। यानी ड्राइवर ने मदन को धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। यानी मदन गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। यानी वो एक छोटा मोटा किरानेदार का बेटा था जिसको सोफर ने धकेल कर उसे ठेवने फूट दिया था। यानी सोफर ने उसको धक्के मार दिया था। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। यानी वो गाड़ी, कोई मान लीजिए कोई गाड़ी ही आता है किक करते, देखते हैं गाँव लोग में सब छूते, ये थोड़ी ना से उसको तोड़ ही देगा, छूने से उसको खराब। तो सेन साहब वो यानी सोफर उसके साथ अच्छा नहीं, बदतमीजी कर रहा था। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर की ओर दौड़े
और लोग साड़ियों में सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सीढ़ियों से यानी लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसकी हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। यानी खोखा एक तो बदमाश भी था, फिर भी सेन साहब अपने गोद में लेकर उसके ओर मुस्कुराते हुए आ रहे थे लेकर गोद में। और मोटर की ओर पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब के मिस्त्रियों ने संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोग ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। यानी खोखा का दूसरा नाम कासू भी था। यानी दूसरा नाम खोखा का दूसरा नाम कासू है। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताओ। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। देखिए सेन साहब का क्या सोच है। एक तो वो शीशा फोड़ दिया और गाड़ी का पीछे हेडलाइट का, और सेन साहब उसको क्या बोल रहे हैं से ये देखना चाह रहा था कि इसमें क्या है। खोखा के लिए वो सेन साहब बहुत चीज, यही उनकी बेटियों ने तोड़ देता तो कितना डांट सुनाते, बट खोखा को अपने एक तो बत्ती वो हेडलाइट भी तोड़ दिया और सबको समझा रहे थे कि ये देखना चाह रहा था से इसमें क्या है। देखिए क्या क्या अभी भेदभाव हो रहा है बेटा और बेटी में। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव सभी माँ देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसे शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। यानी देखते होंगे जाते समय सब नमस्कार या प्रणाम करके जाते हैं ना, वैसे ही मिस्टर सिंह सेन साहब को नमस्कार यानी नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े, फिर रुक गए। यानी बढ़े और फिर थोड़ा आगे बढ़ के रुक गए। उन्होंने निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ी। यानी उनके निगाह अचानक उनके गाड़ी के अगले चक्के पर पड़े। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो परेशानी ही हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों में भी देखो लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन पे लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। यानी सेन साहब ने बोले कि कासू का ये काम होगा जो हवा निकाल दिया। तो बोला सेन साहब ने, यानी वो अपने ड्राइवर दूसरी ओर के देखे पंप लिया, यानी पंप लाकर उसमें हवा भर दो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के भी हवा निकली हुई थी। यानी एक चक्का को ठीक कर वो सबको बुलाया, यानी जो उनके मेंबर लोग आए हुए थे उनको बुलाया। तैसे देखे दूसरे चक्का भी पंक्चर हुआ था। काम तो कासू बाबू का ये मालूम पड़ता, यानी सबको मालूम था कि खोखा का नाम दूसरा कासू था, वो उसी का ये काम होगा। यानी अपवाद था, वो कुछ भी उसी का काम था, क्योंकि लड़कियों तो पांचों का पांचों बहुत सुशील थी। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। यानी सोफर ने बताया कि ये सब कासू का यानी खोखा का काम ही है, और वो पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बात करते रहे। बातों के सिलसिले भी सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने एकदम चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी
और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। देखिए फिर सेन साहब क्या बोले, वो एक तो खोखा गधा जो पूरा नालायक था, वो गाड़ी का टायर का पंक्चर कर दिया, यानी हवा निकाल दिया। और सेन साहब का देखिए क्या बोलते हैं, तो उसमें अभी से ही इंजीनियर बनने का दिलचस्पी है, यानी खोखा का वो तारीफ करने में लगे हुए हैं। इसी तरह की दूसरी ओर बेमतलब की बात होती रही, यानी बेमतलब का सेंस आप बोलते गए, बकर बकर करते गए, यानी खोखा का तारीफ करते गए, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया, यानी जब तक कि टायर में हवा नहीं भरा गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे और बैरा को मदन के पिता गिरधर लाल, यानी मदन का पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल, मदन था और मदन यानी मदन के पिता का नाम गिरधर लाल को, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी करते थे, यानी गिरधर लाल जो सेन साहब की फैक्ट्रियों में किरानी करते थे, यानी मदन के पिता थे वो। और हकाते में एक कोने में आउटर हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिए। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी सेन साहब, यानी वो अपने गैरेज में वो गिरधर लाल किराने के काम करते थे। तो सेन साहब गिरधर लाल को बुलाए, तो गिरधर लाल आकर और सेन साहब के आगे मुड़ी झुका के खड़े हो गए, जैसे खून के जुर्मे में कैदी जज के सामने खड़ा हुआ, जैसे खून के कैदी जज के सामने खड़ा हो, वैसे वो ठहरे हो गए, यानी मुड़ी झुका के सेन साहब के वो ठहरे हो गए। सेन साहब ने ठंडी बेलौज आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, यानी मदन के पिता को, यानी गिरधर लाल को सेन साहब बोल रहे हैं, तुम्हारे और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग। माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटाता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते। यानी सेन साहब मदन को बोल रहे थे कि मेरे सामने वो डरना चाहिए, यानी उसके गिरधर लाल डरते थे, यानी उसके पिता भी डरेंगे, यानी उनके बेटा भी मदन भी डरेगा। यानी ये ऐसे सेन साहब बोल रहे थे गिरधर लाल को कि ऐसा ही बच्चा आगे चलकर चोर, डाकू यही सब बने, क्रिमिनल यही सब डाकू बनेगा। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देते था। सेन साहब का भाषा जारी था, उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसके संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसा बात हुई तो अच्छा नहीं होगा तो जा सकते हो, यानी फिर से अगले बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। उस रात गिरधर के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगर गूंज गया। आराम से खलक पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दावा है। तबीयत हुई थी कि जख्म कम वक्त की खाल उधेल दे।
मतलब गिरधरलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि उसका खाल उल दूँ। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्वायर द चाइल्ड। माता सेन की नींद उलझट गई, यानी माता सेन की नींद आ गई। उन्होंने मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर झीझ आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी झीझ मदन पर ही उतार दी। कमबख्त कैसे कोई की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का है, खोखा के बराबरी करता फिरता है। मदन का अंतर्रुदक रू गया। खैरियत भी उसकी सिलसिला सेनों का संदार तक नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते बगल वाली गली में जा निकला। यानी शाम के वक्त खोखा जो खेलते कूदते बगल वाले गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोरों के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी मदन जो आवारा लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवा की जामत में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी देखते हैं कोई से झगड़ा कीजिएगा, फिर उससे प्यार में देखते होंगे मम्मी जब डांटती है, फिर देखते हैं कोई बच्चा गुस्सा हो जाता है तो कैसे बोलती है, बाबू खाना खा लो। ऐसे ही मदन से तो वो झगड़ा किया हुआ था, लेकिन खोखा लट्टू खेलने के लिए वो कोयल की आवाज़ में मदन को क्या बोलता है। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जामत में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन अंदर से लालचा उसमें बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। यानी मदन को खोखा ने क्या बोला, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं थी। वह खोखा को अपनी जामत में लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे, और उनके हमामित प्रेरित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती। यानी मदन को ऐसा हो सकता है, आप मान लीजिए किसी का फैमिली में झगड़ा हो रहा है, मान लिया कोई के झगड़ा हो रहा है, आप उसके जब झगड़ा आपके फैमिली से हो गया, आप सोचिएगा हम उसके बेटे के साथ खेले तो कोई खेलने देगा। वैसे ही मदन को मंजूर नहीं था। उसको बड़ा आया है, यानी उसके छुटके की जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने। यानी मदन बोला अबे भाग जा, बड़ा आया लट्टू खेलने। भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। यानी मदन ने बोला जाओ अपने बाप की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया, यानी खोखा तैस में आ गया। वही इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। यानी कासू यानी खोखा इसी उम्र में वो अपने बहनों पर और नौकरों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई रोक दे। यानी क्या मजाल, यानी खोखा कोई नहीं रोकता। उसने आवाज़ देखा न ताव मदन को एक घूंसा लगा दिया। यानी मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। यानी खोखा ने मदन को एक घूंसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। यानी चोर गुंडा मदन तो पहले से वो चोर गुंडा यानी आवारागर्दी करता था, और उसे खोखा एक घूंसा रसीद कर दिया, यानी मार दिया, तो मदन रुकने वाला नहीं था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। यानी मदन भी कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़का जरा हटकर इस दुर्द युद्ध का मजा लेने लगा ना। देखते हैं जब कोई झगड़ा करता है तो बाहर जो उसके साथ रहता है वो बाहर यानी उसके बगल में बैठकर मजा लेने लगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की यानी बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। यानी कहानी में यह बोला गया कि ये
हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। हम अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मीटर बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर मोहल्ले वाले की जीतते हैं। यानी इसमें लेखक क्या बोले, वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। तो इसी पर लेखक बोले महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर मोहल्ले वाले जीतते हैं। यानी जिसके पास पैसा होता है, गरीब, यानी देखते गरीब को कैसे धमका धमकी के रखा जाता है। यानी बोले सेंसर महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर मोहल्ले वाले ही जीतते हैं। जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्मदनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा। यानी मदन को डर था कि आज हम घर जाएंगे तो मेरे पापा या मम्मी मारेगी। लेकिन मदन जाता ही कहाँ। ऐसे देखते रहिए गांव घर में, यानी कुछ भी अपना लोग को देखते हैं अपना, यानी कुछ काम या कहीं भी कुछ होता है झगड़ा उगड़ा हम लोग करके जाते हैं तो हम लोग को भी डर रहता है आज घर पे जाएगा कहानी आएगा कोई, यानी कंप्लेन कोई करेगा तो हम लोग मार खाएंगे। इसलिए मदन को डर था, लेकिन वो मदन करता भी क्या करता, उसको तलाश में घर जाना ही पड़ता। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। यानी 8-9 बजे तक वो इधर उधर बुआते रहा। फिर फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे के आहिस्ता घर में घुसा। यानी गली के दरवाजे से वो भूख लगा तो घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। यानी मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। यानी खोखा था, एक तो अपवाद था, वो नालायक था। यानी उसके कितना भी वो नालायक वाला काम करता था फिर भी सेन साहब उसको खूब मानते थे। एक तो ये मदन था जो इसके मार खाने के लिए इसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार तो दिन यानी डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। यानी मदन को डर था कि आज तो मार खाएगा, वो अगले दिन से भी बुरा बहुत मार खाएगा आज। लेकिन उपाय ही क्या था, लेकिन मदन को उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। यानी मदन पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। यानी वहाँ माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। यानी मदन के बगल में कोई कमरा था, उसमें बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उससे इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाने के पास जाकर अंदर की बात से सुनने की कोशिश करने लगा। यानी मदन भरपेट खाकर खाना और जो बगल वाले कमरा में बातचीत इत्मीनान से जाकर सुनने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गिरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, इसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झलझार कर कहा, अरे भाई, बताया तो सेन ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारे कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी वो अपने गिरधरलाल को सेन साहब बोले थे से आज से तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, कल आकर तो अपना ऑफिस से पैसा ले जाना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। यानी मदन सुन रहा था क्या बात हो रहा है। देखते हैं ना, जब कोई कुछ भी झगड़ा उगड़ा बच्चा लोग करके आता है तो सुनता है मम्मी पापा यानी गार्जियन लोग क्या बात कर रहे हैं, तो वहाँ इत्मीनान से मदन सुन रहा था, बट उसके कोई बात नहीं हो रहा था। वो सेन साहब और उसके पैसा के दिया वो अपने पति पत्नी बात कर रहे थे, गिरधरलाल और उसके पत्नी। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी साजी ताजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश करता। यानी उसका कोई, यानी मदन बोल रहा था, यानी लेखक बोल रहे थे से उसका कोई बात होता तब ना उसको सुनता, यानी कुछ भी उसका बात होता तो सुनता।
वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। यानी दावे पांव यानी चुप्पे से वो जाने चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। यानी देखते हैं जब चुप्पे चापे एक ने कोई गलती हो ही जाता है तो वैसे लोटे पर उसका लात लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधरलाल बाहर निकल आया। यानी लोटे की आवाज़ सुनकर गिरधरलाल बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। यानी गिरधरलाल के साथ मदन की अम्मा भी थी। मदन चौंक कर गुस्सा और मार खाने की तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। यानी मदन को पता चल गया अब तो पकड़ा गया, अब तो मार खाएगा ही। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटाता था। यानी मदन अक्सर पिता के हाथ से पिटाता था। बहुत पिटाने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। यानी रोता भी था लेकिन बहादुरी के साथ। गिरधरलाल निष्ठा के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिया। गिरधरलाल मदन के बिल्कुल पास गया था कि अचानक वो ठिकर गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बदल हट गया। उसके लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। यानी मदन तो पहले गलती किया हुआ था तो वो जानता था कि आम दिन तो हम पिटाते थे लेकिन आज मेरे पिता यानी गिरधरलाल मेरे को यानी उसके पिता गिरधरलाल उसका नाम था जो उनको गोदी में उठाकर तो मदन हक्का बक्का उसके लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया। मतलब मदन को याद नहीं कि मेरे पिता ऐसे कब प्यार किए थे। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उलझा और गर्व के साथ बोले उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मामूली हो सकता जख्म। बेटा एक तेरा बाप है और तू तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। यानी हाँ यानी खोखा के मदन ने दो दांत तोड़ डाला। कितना दांत तोड़ा था खोखा का? यानी खोखा का दांत मदन ने दो तोड़ डाला। यहीं पे एक कहानी समाप्त होता है। अगर आप लोग का ये लेक्चर या और कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू।